हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, ये एक सीरीज़ बीएड की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट की गई है। ये स्पेशली इग्नू के लिए है, लेकिन इग्नू के अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है तो उनके लिए भी बेहद बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा सीटेट, एस्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, DTET+B का, KVS का, NVS का, ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन 1947 टू 1964। तो क्या क्या है इसमें? इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या था, फिर उसके बाद 1948 टू 49 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, फिर 52-53 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, स्टेटस देखते हैं एजुकेशन का। इंडिया का क्या था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो था इंडियन एजुकेशनल सिस्टम का, वो बहुत ही डिफेक्टिव था। बहुत ही कम लिटरेसी रेट था वहाँ पे। काफ़ी सारी डिस्पैरिटीज़ थी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स इन द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी। एक्सपेंडिचर जो था एजुकेशन का, वो एज़ कम्पेयर टू द टोटल रेवेन्यू या पॉपुलेशन, वो वेरी करता था इन डिफरेंट स्टेट्स में। एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल नहीं थी फॉर द प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। लैक ऑफ बैलेंस था बिटवीन प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटी फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक स्पेशल कंसर्न इसके रिगार्ड में हुआ था, लेकिन वो था नेग्लेक्शन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, जहाँ पे वुमेन जो थी नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थी। और फ्रेंड्स, मेन था प्रॉब्लम वहाँ पे स्टेग्नेशन की, जहाँ पे जो पीपल्स थे वो नंबर ऑफ ईयर्स बताते थे इन द सेम क्लास, जो बहुत ही एक सीरियस बात थी, जिससे लैक ऑफ ग्रोथ हो रही थी, लैक ऑफ डेवलपमेंट हो रहा था। तो एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज़ थी वर नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज शोन बाय द अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो पीपल थे वो नंबर ऑफ ईयर्स एक ही क्लास में बिताते थे। ये एक बहुत ही सीरियस टॉक था। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी वो भी अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही थी, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे थे वो इसके बिल्कुल पॉजिटिव के बिल्कुल मतलब अपोजिट थे। कुछ भी अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग थी। टीचर को या तो टेक नहीं थे पढ़ाने थे के, फॉल्टी मैथड्स यूज हो रहा था। अनदर फॉर्म ऑफ वेस्टेज थी कि अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एक वेस्टेज के अंदर ही आ रहा है ये सब। तो जहाँ पे ग्रोथ जो हो रही थी एजुकेशन की, वो एक अनप्लान्ड इंस्टीट्यूशन पर बेस्ड थी। और भी काफ़ी सारे रीज़न थे। हाईली अनट्रेन टीचर्स को वहाँ पर लगाया गया था। दी अर्थ ऑफ वुमेन टीचर्स। वुमेन टीचर्स तो बहुत ही कम होती थी, ऑलमोस्ट मेल टीचर्स ही वहाँ पर होते थे। फैसिलिटीज़ की कमी थी, लो स्टैंडर्ड था टीचर का, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन थी। हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की वजह से प्रिवेंट किया जाता था उनको हायर स्टडीज़ के लिए। उसके बाद देखिए हम बेसिक एजुकेशन जो रिपोर्ट लेकर आए ऑन द पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, जो एक सार्जेंट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। 1944 में क्या हुआ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो केप था, उसने एक सबमिट की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन द पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, जो कंटेन करती थी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। ये जो रिपोर्ट थी इसे सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया, जो सर जॉन सार्जेंट के नाम पर बनाई गई थी, जो उस समय एजुकेशनल एडवाइजर थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिवर्सली कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, ये इन्होंने उसमें नोट डाउन किया बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो इसके प्लान करने की जो 6 to 14 ईयर्स जो हम आज कर रहे हैं, ये उस समय बात रख दी गई थी। तो रिकमेंड किया था एट द मिडल स्टेज। उसके बाद वैरायटी ऑफ कोर्सेज को एक्सटेंड करने की बात की गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर द एज ऑफ 11, क्योंकि ये वो कोर्सेज थे जो बच्चों को उनका कल्चरल करेक्टर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते थे, डिज़ाइन किए जाते थे ताकि वो प्रिपेयर कर पाएँ पीपल्स को फॉर एंट्री इनटू द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑक्यूपेशन एज वेल एज इनटू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद थर्ड जो इन्होंने बात की वो हाई स्कूल्स की बात की, जो उन्होंने ये बोला कि ये 2 टाइप के होने चाहिए, एकेडमिक और टेक्निकल। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1948-49 आए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिपोर्ट ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन और सजेस्ट की कुछ इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन की बात जो डिजायरेबल थी टू सूट प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं वो उस समय चेयरमैन थे कमीशन के, इसीलिए इसको राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें 18 चैप्टर्स कंसिस्ट थे। एम क्या था इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन का? उन्होंने ये कहा था कि हम तब तक रियल फ्रीडम को प्रिजर्व नहीं कर सकते अनलेस वी प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन अस। जब तक हम ये 4 क्वालिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, 5 लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को अपने अंदर नहीं एग्जिस्ट कर लेते या इनको नहीं पा लेते, तब तक हम रियल फ्रीडम नहीं ले पाएंगे। तो पीपल सीख कर रहे थे विजडम और फॉलो कर रहे थे राइटियसनेस को। लोगों को विजडम यानी कि ज्ञान की मांग करनी चाहिए थी, और एक उचित पथ के लिए यानी जो राइट पाथ था उनके लिए उसको फॉलो करना चाहिए था। हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो एजुकेट कर रही थी अलॉन्ग द राइट लाइन्स और प्रोवाइड कर रही थी प्रॉपर फैसिलिटी फॉर एजुकेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर हमारे पास नेसेसरी इंटेलिजेंस या एबिलिटी टू वर्क आउट दीज पर्पस नहीं थे तो हम उनको थ्रू द यूनिवर्सिटीज गेट कर सकते थे। ये एक तरह की अवेयरनेस थी। उस समय का जो टीचिंग स्टाफ था यूनिवर्सिटी का वो कैसा था? इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज। ये कुछ रिकमेंडेशन थी इस टीचिंग स्टाफ के रिगार्डिंग
देखिए उस समय टीचिंग स्टाफ और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए क्या रिकमेंडेशन थी, वो थी कि जो इंपॉर्टेंस है टीचर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझना चाहिए। कंडीशन जो यूनिवर्सिटी में थी वो सफ़र कर रहे थे लैक ऑफ फाइनेंस और कॉन्सिक्वेंट डीमोरलाइजेशन, वो ग्रेटली इंप्रूव्ड होना चाहिए। 4 क्लासेस ऑफ टीचिंग होना चाहिए, प्रोफेसर्स, रीडर्स, लेक्चर्स और इंस्ट्रक्टर। उसके अलावा ईच यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च फेलोज भी होने चाहिए ताकि नई नई अपडेशन जो है उसमें आती रहे। प्रमोशन होना चाहिए टीचर्स का फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर, शुड सोलली ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेरिट, जो सिर्फ ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेरिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, देखिए आफ्टर +2 जो पूरी अच्छे से कंप्लीट कर पाए उसी के बाद ही उसको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहिए। और उसके बाद वेल इक्विप्ड और वेल स्टाफ्ड होना चाहिए इंटरमीडिएट कॉलेजेस में। इंटरमीडिएट कॉलेजेस यानी कि विद क्लासेस 9th to 12th और 6th to 12th। उसके बाद क्या था, डिफरेंट वोकेशनल जो कोर्सेज हैं बच्चों के लिए अरेंज करने चाहिए थे, टीचर को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। कुछ लिमिटेशन थी जैसे कि ओवर क्राउडिंग क्लास थी तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो थे वो 180 होने चाहिए किसी भी स्कूल में। और उसके बाद प्लान टीचिंग होनी चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ पे रह गया फ्रेंड्स, देखिए ओवर क्राउडिंग का मैंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन ये था कि जैसे एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था उस समय कि यूनिवर्सिटी में 3000 और एफिलिएटेड कॉलेज में 1500 फैकल्टीज होनी चाहिए ताकि एक ओवर क्राउडेडनेस को हटाया जा सके। उसके बाद कोर्सेज ऑफ स्टडी कैसा हो, सेम मैंने बताया 10+2 के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाए। आफ्टर बैचलर 2 साल की मास्टर्स हो के लिए ही कोई इंडिविजुअल एप्लीकेबल होगा। यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी स्कूल शुड बिगिन द स्टडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ जनरल एजुकेशन। देखिए उन बच्चों को जनरल एजुकेशन भी देनी चाहिए और उनको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए लिटरेचर की, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो बेस्ट पॉसिबल एक्वेंटेंस या फिर मास्टरी कर पाएं अपने कंटेंट की और उसको कैसे करना है ये सब भी डेवलप कर पाएं। देखिए विदाउट नेसेसरी डिले द प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस थे जो जनरल एजुकेशन के वो इंट्रोड्यूस किए जाएं बच्चों को एट द राइट टाइम। उसके बाद क्या है, देखिए रिलेशन बिटवीन जनरल और स्पेशल एजुकेशन को वर्कड आउट करना चाहिए फॉर ईच फील्ड। ये बातें दिमाग में रखते हुए कि जनरल इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का अलग होगा और उनका जो स्पेशल ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट जो है वो अलग होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखिए जहाँ भी हो सके हिंदी को अल्टीमेटली चूज़ किया जाए और कोई भी फॉर्म हो चाहे वो हिंदी की, उसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। इंग्लिश को भारतीय भाषा के साथ रिप्लेस कर दिया जाए फॉर हायर एजुकेशन। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हो 3 लैंग्वेज का, रीजनल, फेडरल और इंग्लिश इन स्कूल एजुकेशन। आफ्टर दैट हायर जो एजुकेशन है वो इम्पार्ट हो चाहे रीजनल लैंग्वेज के थ्रू और चाहे फेडरल लैंग्वेज के थ्रू। यही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए फॉर द सम सब्जेक्ट्स और फॉर मे बी फॉर द ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएं फॉर डेवलपिंग द फेडरल और रीजनल लैंग्वेज को। इंग्लिश जो है शुड बी स्टडीड इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में, और मतलब इसलिए किया जाए ताकि हम उसके टच में रह सकें, ताकि जो एवर ग्रोइंग नॉलेज है हमारी, जो ज्ञान जो है निरंतर प्रगतिशील हो रहा है, उसको भी हम जान पाएँ कि ये है क्या और बच्चे इनसे अनटच ना हो। एग्जामिनेशन क्या हो, एक थोरो स्टडी होनी चाहिए साइंटिफिक मेथड की जो एजुकेशनल टेस्टिंग और एवेल्यूएशन पर बेस्ड हो। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक या दो ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए जो स्किल्ड हो प्रिपरेशन और यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, ताकि बच्चों को एक वैल्यूएबल जो पेपर है, एग्जाम है, शीट्स वो मिल पाए। हर एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा परमानेंट फुल टाइम बोर्ड ऑफ एग्जामिनर होना चाहिए विद स्मॉल स्टाफ ऑफ असिस्टेंट जो क्लैरिकल और रूटीन वर्क अपने कर पाए। एक साइकोलॉजिकल और अचीवमेंट टेस्ट भी होने चाहिए जो तब होने चाहिए हायर सेकेंडरी स्टेज का, जब वो फाइनल टेस्ट देने एट द एंड ऑफ 12 years ऑफ स्कूलिंग। एक सेट हो ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोग्रेस जो टेस्ट करे फॉर गाइडेंस एंड फॉर इवेल्युएटिंग क्लासरूम प्रोग्रेस, जो डेवलप होनी चाहिए इमीडिएटली। उसके बाद वुमेन एजुकेशन कैसी थी, उसके लिए रिकमेंडेशन थी कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वुमेन को बढ़ा दिए जाने चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इंस्ट्रक्टर टू हेल्प वुमेन टू गेट अ क्लियर व्यू ऑफ देयर रियल एजुकेशनल इंटरेस्ट। वुमेन को गाइड करने वाला होना चाहिए, उनको इंस्ट्रक्ट करे ताकि वो अपना रियल एजुकेशनल इंटरेस्ट फाइंड आउट करके उसी लाइन में आगे जा पाए। कॉलेज प्रोग्राम में भी ऐसे डिजाइन किए जाएं ताकि ये पॉसिबल हो वुमेन के लिए, वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए मेल स्टूडेंट की तरह। स्टैंडर्ड ऑफ कर्टेसी होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो पार्ट ऑफ द मेल स्टूडेंट पर भी हो इन को एजुकेशन कॉलेजेस में। ऐसे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जहाँ पे बोथ मैन और वुमेन जो हैं स्टूडेंट वो सर्व कर पाएँ, अच्छे से वर्किंग कर पाएँ। उसके बाद फीमेल टीचर्स जो थी उनको भी उतनी ही सैलरी पे की जाए जो हमारे मेल टीचर्स को की जाती थी फॉर इक्वल वर्क। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952-1953 में आया था। क्या था यहाँ पर, देखिए पहले तो यह अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्वायर किया इनटू द रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंट पोजीशनिंग जो भी सेकेंडरी एजुकेशन की उस टाइम थी, सजेस्ट किए काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स कि उसको रीऑर्गेनाइज कर पाए और उसमें जो भी दिक्कतें थी उनको इम्प्रूव कर पाए। एम्स, ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट जो सेकेंडरी एजुकेशन था उसको ध्यान में रखते हुए, उसका रिलेशनशिप प्राइमरी, बेसिक और हायर एजुकेशन को देखते हुए, और इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स और अदर एलाइड प्रॉब्लम्स जो भी उससे रिलेटेड दिखते थी। इसको ए लक्ष्मी स्वामी जो मुदालियर थे, वाइस चांसलर थे उस समय के, वो चेयरमैन थे इस कमीशन के, इसलिए इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, उस समय जो एजुकेशन थी सेकेंडरी वो बहुत ही नैरो थी, सिर्फ इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा फोकस किया जाता था, मेथड भी इतने अच्छे नहीं थे, क्लासेज ओवर क्राउडेड थे। तो रिकमेंडेशन हुई काफ़ी सारी, हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंडरी एजुकेशन है
5 साल की प्राइमरी के बाद ही या जूनियर बेसिक जो एजुकेशन है उसके बाद बच्चों को इंक्लूड करने को देनी चाहिए, यानी 5 साल की प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एजुकेशन को स्टार्ट किया जाए। उसके बाद जो पहला डिग्री कोर्स है वो यूनिवर्सिटी में 3 साल का होना चाहिए। जो पास आउट थे हाई स्कूल से उन्हें ही प्रोविज़न हो एक प्री यूनिवर्सिटी कोर्स को करने का। प्रोफेशनल अगर कॉलेज में किसी को जाना है, एडमिशन लेना है, तो वो उनके लिए ओपन हो जो हायर सेकेंडरी कोर्स कर चुके हैं या फिर जो 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कर चुके हैं। इन द प्रोफेशनल कॉलेज एक प्री प्रोफेशनल कोर्स भी होना चाहिए 1 ईयर का टू प्रोवाइड फॉर दैट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स। मल्टीपर्पज स्कूल्स हो जहाँ पे पॉसिबल हो ताकि एक बच्चा जो है वेरिड कोर्स जो भी उसका इंटरेस्ट का है उसमें अचीव कर पाए अपनी एजुकेशन विद डाइवर्स एम्स, एप्टीट्यूड्स एंड एबिलिटीज़। और 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक जो कोर्स है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोर्स है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, उसमें बच्चे को इंस्टीट्यूशन के लिए एडमिशन दिया जाए। देखिए, और 10th के बाद ही बच्चे को पॉलिटेक्निक या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट लेने को हाँ की जाए। उसके बाद जो सारी स्टेट्स हैं वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लेकर आएँ जो उनकी जो वोकेशनल एजुकेशन पर भी बेस्ड हो, जैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन हो गया, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब पर में मेन फोकस हो। टेक्निकल स्कूल्स हों जो स्टार्ट हों लार्ज नंबर में, उनको इधर सेपरेटली या फिर एक मल्टीपर्पज स्कूल्स के नाम से जाना जाए। सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है वो शुड बी एस्टेब्लिश्ड हो इन लार्ज सिटीज जहाँ पे जो है उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए सेवरल लोकल स्कूल्स हों। तो एक नंबर ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स होने चाहिए, मोर पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन पहुँचना इतना ईजी नहीं है। रेजिडेंशियल डे स्कूल हों ताकि जो बच्चों को है ग्रेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और टीचर को भी, ताकि वो कॉन्टैक्ट में रहे और उनका जो है डेवलप कर पाए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। तो फ्रेंड्स, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, डेमोक्रेटिक बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, इंक्लूजन हो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी, और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज हो जो हमने ऊपर देखा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए और उसके साथ एक क्लासिकल लैंग्वेज भी यूज़ की जाए। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स खोले जाएं फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल, स्पेशल फैसिलिटी दी जाए फॉर द स्टडी ऑफ होम साइंस, ताकि गर्ल्स भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे पढ़ पाएँ। एफर्ट किए जाने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो एक ओपन सेपरेट स्कूल्स खोल पाएँ गर्ल्स के लिए, दोज हु आर नॉट फीलिंग टू स्टडी इन कोएड स्कूल्स। तो देखिए, कोएड स्कूल्स या मिक्स स्कूल्स भी हों ताकि जो स्पेशल नीड्स होती हैं किसी गर्ल्स की वो भी हों और सेपरेट स्कूल्स भी हों। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। स्टडी ऑफ लैंग्वेज कैसी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज जहाँ तक भी पॉसिबल हो। मिडिल स्कूल एज तक सबको 2 लैंग्वेज, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आनी चाहिए, एक तो उनकी जो मदर और रीजनल है और उसके बाद इंग्लिश ले सकते हैं या फिर कोई भी जो उस समय की लैंग्वेज थी। फिर हायर और सेकेंडरी स्टेज पर भी 2 लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें से एक मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। करिकुलम कैसा हो? देखिए, सिर्फ थियोरटिकल करिकुलम था, बुकिश नॉलेज बच्चों को दी जाती थी, एग्जामिनेशन का डोमिनेशन था, बैड क्वालिटी बुक्स थी। लेकिन इस टाइम मिडिल स्टेज पर करिकुलम में काफ़ी सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेज, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, मैथ्स, आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, ये फिजिकल एजुकेशन, इनकी रिकमेंडेशन की गई। हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी पे डाइवर्सिफाइड कोर्स की बात की गई। सर्टेन नंबर ऑफ कोर्स सब्जेक्ट को शुड बी कॉमन, ये कॉमन सब्जेक्ट सबके पास ही होने चाहिए, जैसे लैंग्वेज, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ या क्राफ्ट। और उसके बाद जो डाइवर्सिफाइड थी, जो बच्चे अपने अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट चूज करें, उनमें ह्यूमैनिटी, साइंस, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, ये सब होने चाहिए। तो डाइवर्सिफाइड करिकुलम जो है बिगिन होना चाहिए सेकंड ईयर ऑफ द हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर जो है वो सबका कॉमन होना चाहिए। उसके बाद इन सबको करने के बाद एक क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक को इंप्रूव करने की बात की गई, जिसके लिए एक कमिटी बिठाई जाए जिसमें जो है हाई डिग्निटरी हो ऑफ द जुडिशरी ऑफ द स्टेट, यानी कि एक जज हो हाई कोर्ट का, उसके बाद मेंबर हो पब्लिक सर्विस कमीशन के, वाइस चांसलर हो रीजन का, एक हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो भी है उस स्टेट की वो हो, और 2 डिस्टिंग्विश्ड एजुकेशनिस्ट हो, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हो। तो एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह की कमेटी काम करेगी। तो टेक्स्ट बुक कमेटी जो थी वो क्लियर क्राइटेरिया रखे कि टाइप ऑफ पेपर कैसा हो, इलस्ट्रेशन, प्रिंटिंग, फॉर्मेट ऑफ बुक कैसा हो। सिंगल टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो सब्जेक्ट वाइज बुक होनी चाहिए और कोई भी बुक पहले तो प्रिस्क्राइब एज अ टेक्स्ट बुक ना की जाए। बुक हो जनरल स्टडी के लिए जो काफ़ी ऐसे पैसेज, स्टेटमेंट ये सब ना करे जो किसी भी रिलीजियस को ऑफेंड कर रही हो या किसी के भी सोशल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही हो। देखिए, फ्रीक्वेंट चेंज होना बुक में या टेक्स्ट बुक में ये अच्छी बात नहीं है, तो इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। मैथड ऑफ टीचिंग कैसा हो? मैथड ऑफ टीचिंग का एम हो कि सिर्फ इम्पार्ट नहीं करनी हमें नॉलेज, बल्कि इनकलकेट करनी है डिजायरेबल वैल्यूज, प्रॉपर एटीट्यूड और हैबिट ऑफ वर्क इन द स्टूडेंट। और उसके बाद वर्बलिज्म और मेमोराइजेशन को बिल्कुल शिफ्ट करना है इन थ्रू द पर्पसफुल, कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक सिचुएशन में, जिसमें हम एक्टिविटी मेथड और प्रोजेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। टीचिंग मेथड ऐसा हो जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, ताकि वो एक्टिवली लर्न कर पाएं और अपनी जो भी प्रैक्टिकली नॉलेज उन्होंने गेन की है उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर पाएं। लेकिन टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट स्पेशल स्ट्रेस दिया जाए किस पर? थिंकिंग और एक्सप्रेशन, बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। टीचिंग मेथड ऐसे हों जो इम्पार्ट करें मैक्सिमम क्वांटम ऑफ नॉलेज जो पॉसिबल हो एंड मोर हो इन ट्रेनिंग। उसके बाद नीड को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल स्टूडेंट की, एज चाहे वो पुअर हो या एवरेज हो या ब्राइट हो, उनको चांस दिया जाए टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस। स्टूडेंट्स को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जाए टू वर्क इन ग्रुप्स या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ, एक्टिविटीज़ दी जाएँ, ताकि वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है गेन कर पाएँ और ग्रुप लाइफ या कोऑपरेटिव वर्क भी करना सीख पाएँ। एवरी सेकेंडरी स्कूल शुड हैव ए जनरल लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी और सब्जेक्ट लाइब्रेरी। तो
लाइब्रेरी का होना मस्ट है। ट्रेंड लाइब्रेरियन जो है वो अपॉइंट की जानी चाहिए। जहाँ पर कोई भी सेपरेट पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है वहाँ स्कूल लाइब्रेरी होनी चाहिए। उनकी लोकल पब्लिक या फिर ऑल पब्लिक लाइब्रेरी में एक स्पेशल सेक्शन होना चाहिए चिल्ड्रन के, एडोलेसेंट के लिए। स्टेप्स होने चाहिए टू प्रोड्यूस टेक्स्ट बुक एज वेल एज बुक्स ऑफ जनरल रीडिंग, ताकि बच्चे जो हैं अपनी सुपीरियर क्वालिटी को वहाँ से निकाल पाएँ और अपनी जो प्रेजेंटली अवेलेबल चीज़ें हैं उनको अच्छे से गेन कर पाएँ, अप टू डेट रहें इन द सेंस। और ऐसी फैसिलिटी दी जाए जो एक्सपेरिमेंटल हो और डेमोन्स्ट्रेशन हो। तो स्कूल में इन सब चीज़ों पर मेन ध्यान देना चाहिए और स्पेशल एनकरेजमेंट करना चाहिए स्टूडेंट्स का। देखिए एजुकेशन करेक्टर की क्या बात की गई, करेक्टर एजुकेशन सबसे पहले बनाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की। उनमें डिसिप्लिन, जो कॉन्टेक्ट है टीचर्स का, उन सबको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो किया जाना चाहिए। देखिए स्पेशल इंपॉर्टेंस जो है उनको देनी चाहिए। आप ग्रुप गेम करा सकते हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ करा सकते हो। और जो चिल्ड्रन 17 साल से कम एज का, वो किसी भी राजनीतिक चुनाव के लिए यानी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ ना किया जाए, उसको ये एक कानूनी अपराध होगा। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्कूल में दी जाती है बट ऑन वॉलेंट्री बेसिस पर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप पार्ट बना सकते हो। स्टेट में जो है एडिक्वेट फाइनेंशियल असिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद एनसीसी भी आप के प्रोग्राम्स भी अरेंज करा सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो उनको फर्स्ट एड में। और फिर एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है कम कर दिए जाने चाहिए। एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिव जो है ऐसे टाइप में शुड बी मिनिमाइज होने चाहिए बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट और ऑल्सो बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद फ्रेंड एक प्रॉपर सिस्टम हो स्कूल रिकॉर्ड्स का, वो बच्चों के जो है मेंटेन किए जाने चाहिए एवरी पीपल का, ताकि जो भी उन्होंने काम किया है टाइम टू टाइम वो सब उसमें हो, उनकी अटेनमेंट क्या है डिफरेंट स्पीयर्स में। ड्यू क्रेडिट को जो है शुड बी गिवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सटर्नल टेस्ट। जब आप कोई भी फाइनल असेसमेंट कर रहे हो तो उसमें जो इंटरनल टेस्ट के क्रेडिट जो हैं वो दे देने चाहिए। सिंबॉलिक होना चाहिए कोई भी असेसमेंट रादर देन न्यूमेरिकल। तो आप ग्रेडिंग सिस्टम वहाँ पे कर सकते हो, स्टूडेंट्स को ग्रेड दे सकते हो। उसके बाद 1 पब्लिक एग्जामिनेशन होना चाहिए एट द कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल कोर्स। जब पूरा हो जाए तब एक पब्लिक का एग्जामिनेशन आप ले सकते हो। बिसाइड द रिजल्ट्स ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, द रिजल्ट ऑफ स्कूल टेस्ट क्या हो इन सब्जेक्ट एज वेल एज द गिस्ट ऑफ द स्कूल रिकॉर्ड्स। देखिए जो रिजल्ट होता है पब्लिक एग्जामिनेशन का डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो रिजल्ट ऑफ स्कूल टेस्ट उसी सब्जेक्ट में एज वेल एज जो पूरा ब्रीफ समरी है स्कूल रिकॉर्ड्स का, वो सब एक सर्टिफिकेट पर आना चाहिए, ना कि उसका सिर्फ फाइनल एग्जाम्स का रिपोर्ट। तो सिस्टम क्या है, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए भी होना चाहिए एट द फाइनल पब्लिक एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स देखिए 3 5 ईयर प्लान भी थे। पहला क्या कहता है, नीड हो फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन, रीओरिएंटेशन हो, इंटीग्रेशन हो अलग अलग स्टेजेस की, ब्रांचेस की। उसके बाद एक्सपेंशन हो वेरियस फील्ड्स में, रीमॉडल किया जाए आपकी जो भी एजुकेशन है, सेकेंडरी, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन। उसके बाद कंसोलिडेशन की जाए यानी उसको स्ट्रॉन्गर बनाया जाए जो भी हमारा सेकेंडरी सिस्टम है, डिवाइस किया जाए एक सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन जो भी नीड ऑफ द रूरल एरिया है उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद फैसिलिटीज़ दी जाए वुमेन एजुकेशन को स्पेशली इन द रूरल एरिया। आफ्टर दैट ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को, उनका पे स्केल भी ध्यान रखा जाए, उनमें भी इंप्रूवमेंट लाई दी जाए और कंडीशन ऑफ सर्विस भी इंक्रीज की जाए। उसके बाद जो बैकवर्ड जो स्टेट है उनको भी हेल्प की जाए और उनको भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। अब उसके बाद कमीशन ने देखिए वेरियस सेक्टर्स में कमीशन में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन लेकर आए थे। फर्स्टली एट द कंक्लूजन ऑफ 5 ईयर प्लान एजुकेशनल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाए फॉर एटलीस्ट 60% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज। तो 6 से 11 तक जो बेसिक एजुकेशन फ्री की गई और उसके बाद जाएगी, और 6 to 14 इसको बढ़ा दिया गया क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया था पर्पस ऑफ जो प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन था, इसलिए 6 से 11 की बजाय 6 से 14 कर दी गई। और सेकेंडरी स्टेज पर जो टारगेट था वो 15% था ऑफ चिल्ड्रन ऑफ रेलिवेंट एज ग्रुप इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जहाँ पे जो गर्ल्स थी ओनली 10% थी स्कूल एजुकेशन में। उसके बाद जो सोशल एजुकेशन थी, 3 टाइप की एजुकेशन की बात की थी, एक तो यहाँ पे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर लास्ट में सोशल एजुकेशन। तो सोशल एजुकेशन में क्या था, सोशल एजुकेशन में एटलीस्ट 30% ऑफ पीपल को इंक्लूड किया जाए विद इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 40। उसके बाद देखिए तीनों एजुकेशन में क्या क्या किया, पहला था बेसिक एंड प्राइमरी एजुकेशन, प्री बेसिक स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज सेटअप किए जाएं एटलीस्ट एक हर एक स्टेट में। रिसर्च हो इन द प्रॉब्लम्स ऑफ मेथड या फिर करिकुलम में अगर कोई दिक्कत है तो इंप्रूव की जाए फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज यूनिट्स। उसके बाद सारी बेसिक जो इंस्टीट्यूशन है कंट्री के एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करें। ट्रेनिंग कॉलेज हो पर्टिकुलर हर यूनिट का जो ट्रेन करे टीचर्स को फॉर जूनियर एंड सीनियर बेसिक स्कूल। ऑर्डिनरी प्राइमरी स्कूल जो है किसी भी एरिया में जो एक बेसिक यूनिट है वो सेटअप किए जाएँ, वो भी इंप्रूव करें स्टैंडर्ड को। उसके बाद सोशल एजुकेशन, देखिए सोशल एजुकेशन के लिए जनता कॉलेज खोले गए एटलीस्ट एक हर स्टेट में जो फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्रेन करना सोशल एजुकेशन वर्कर्स, कम्युनिटी मेंबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इनका जो ट्रेनिंग थी वो उनको रूरल कॉलेज पर अगर नहीं फुलफिल हो पाएगी या आगे कोई ज़रूरत नहीं होगी तो उनको एज ए रूरल कॉलेज कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तब वो एज ए कम्युनिटी सेंटर सर्व करेंगे। उसके बाद देखिए स्कूल कम कम्युनिटी सेंटर भी इन्हीं को कहा गया। जनता कॉलेज जो थे वो ओपन किए गए, विल बी ओपन, जो ओपन होंगे इन एसोसिएशन विद द यूनिट ऑफ बेसिक एजुकेशन मेंशन्ड अबव, और जहाँ पे लाइब्रेरी सर्विस को भी ध्यान में रखा जाएगा और इंटेंसिव एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया पर भी मेन फोकस्ड होगा। सेकेंडरी एजुकेशन, देखिए सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या गया, एटलीस्ट 1 मल्टीलेटरल हाई स्कूल ओपन किया जाए, एक पायलट इंस्टीट्यूशन हो हर एक स्टेट में जिसमें मेन फोकस लिबरल आर्ट्स, टेक्निकल एजुकेशन भी हो, कॉमर्स भी, एग्रीकल्चर भी हो और ऑक्यूपेशनल स्कूल्स भी हो, जो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए मेनली हो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। तो ग्रांट्स दिए जाएं उनको जो इस फैसिलिटी को अच्छे से नहीं अचीव कर सकते, तो स्कूल कंडक्ट करे
कुछ नेसेसरी कंडीशन, अगर देखिए वो नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ही उसको परमिशन मिलेगी स्कूल ओपन करने की, अगर नहीं होगी तो वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में वो कॉलेज वगैरह वो ओपन नहीं होंगे। तो मेरिट बेस्ड पर मेरिट स्कॉलरशिप भी होनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं जो इसको नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी कर पाएँ। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, लार्ज एम्फेसाइज किया गया बेसिक एजुकेशन पर, जिसमें एक्सपेंशन हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन का, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की गई, टेक्निकली और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने की, और इंप्लीमेंटेशन हुई स्कूल एजुकेशन एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फर्स्ट 5 ईयर का जो प्लान था वो देखिए टोटल 169 करोड़ था, जिसमें से सेंट्रल 44 और जो स्टेट है 125 करोड़ का यूज़, और उसके बाद 307 करोड़ जो सेकंड 5 ईयर में टोटल दिए गए, जिसमें से 95 सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए 212। थर्ड 5 जो प्लान था वो लास्ट था, जिसमें मेन एम्फेसाइज था ऑन द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11, उनका एक्सटेंशन, उनकी इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन एट ऑल लेवल, एक्सपेंशन होना, इंप्रूवमेंट होना, फैसिलिटी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ये सब की बात की गई, और स्कॉलरशिप में इंक्रीज़ किया जाए, फ्रीशिप्स और अदर असिस्टेंस दी जाए, और नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाए जाएं, ट्रेन टीचर्स को लाया जाए, क्योंकि उस समय ट्रेन टीचर्स बहुत ही कम थी। नीड क्या थी, एक्सपैंड करने की फैकल्टीज़ को या फैसिलिटीज़ को प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, वो था कि इंक्रीज़ होना स्ट्रेस का, क्योंकि जो स्कीम थी चाइल्ड के वेलफेयर के लिए चलाई गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें इंप्रूवमेंट की बात की गई, एग्जिस्टिंग बालवाड़ीज़, जो नई बालवाड़ीज़ को खोलने की बात की गई, ट्रेनिंग प्रोग्राम को खोलने की बात की गई, नंबर ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स जो चलाए गए फॉर चाइल्ड वेलफेयर, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर सर्विस, उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। उसके बाद देखिए 6 to 14 ईयर्स के लिए जो बात की गई थी, मेनली बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, मेनली गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा डेवलप किया जाए, क्योंकि उसमें वो बहुत ही डिमोटिवेटेड हो चुके थे। और बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो प्लान था, नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वाज एम टू इंक्रीज टू 1424, इतने कम से कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए, और नंबर ऑफ पीपल टीचर्स जो था ऑन रोल्स बीइंग अबाउट 2 लाख एज कम्पेयर टू जो पहले थे उस 1,35,000 उससे 2 लाख कर दिए जाएँ। तो जो टीचर्स जो ट्रेन नहीं थे बेसिक एजुकेशन में, उनको भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स जो है प्रोवाइड किए जाए। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ हाई स्कूल्स का इनटू हायर सेकेंडरी स्कूल में, डेवलपमेंट हो मल्टीपर्पज स्कूल्स की विद प्रोविजन एंड नंबर ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, और उसके बाद एकेडमिक कोर्स एक्सपेंशन, उनकी इंप्रूवमेंट, टीचिंग ऑफ साइंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस, इंप्रूवमेंट हो एग्जामिनेशन में, इवैल्यूएशन सिस्टम में, एनलार्जमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ का फॉर वोकेशनल एजुकेशन, इंक्रीज की जाए फैसिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स बैकवर्ड क्लासेज, और एंकरेज किया जाए टू मेरिट थ्रू स्कॉलरशिप। उसके बाद बात की गई नंबर ऑफ सपोर्टिंग मेजर्स हैड बीन प्रपोज टू इंप्रूव एंड स्ट्रेंथन टीचिंग ऑफ साइंस। एक्जिस्टिंग जो साइंस सिलेबी था वो डिफरेंट स्टेज में, उसको रिव्यू किया जाए और फिर मॉडिफाई किया जाए, जहाँ पे भी जरूरत हो उनको इंटीग्रेट किया जाए विद द साइंस सिलेबस एट द अर्लियर और लेटर स्टेज ऑफ एजुकेशन। प्रोग्राम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स, हैंडबुक, स्टूडेंट्स मैनुअल, साइंस टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल, उनको भी अंडरटेक किया जाए, और ट्रेनिंग ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट को भी ध्यान में रखा जाए, डिजाइन किए जाए साइंस सेपरेटर्स, और एंटायर प्रोग्राम ऑफ जो साइंस था वो टीचिंग एज वेल एज ट्रेनिंग ऑफ की पर्सनल, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंस एजुकेशन पर मेनली फोकस किया जाए। स्कीम ऑफ साइंस टैलेंट जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए विद व्यू टू आइडेंटिफाइंग प्रॉमिसिंग टैलेंट एट द सेकेंडरी स्टेज, और प्रोवाइड की जाए अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स डेवलपमेंट। देखिए दो जो फर्स्ट ईयर प्लान थे उसमें 2115 मल्टीपर्पज स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए। ये ऑफर करते थे 1 or more प्रैक्टिकल कोर्स ऑन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, होम साइंस एंड फाइन आर्ट्स इन एडिशन टू ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। ऑल्दो जो कॉन्सेप्ट था मल्टीपर्पज स्कूल का वो भी रेडिली एक्सेप्ट हो चुका था, स्कीम को एक्सपैंड किया गया था रैपिडली। तो काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आई थी, जैसे लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं थी, इनसफिशिएंट टीचिंग मटेरियल्स था, टेक्स्ट बुक नहीं थी, हैंडबुक, लिमिटेड रेंज ऑफ इलेक्टिव कोर्स थे, इनएडिक्वेंसी थी एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस फैसिलिटी की। तो थर्ड प्लान में इन सबको प्रपोज किया गया और कंसंट्रेट किया गया ऑन द कंसल्टेशन ऑफ स्कीम्स बाय स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश। तो जो ऑलरेडी थे उनको भी स्ट्रेंथन किया गया, और एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो थे फॉर द मल्टीपर्पज स्कूल्स प्रपोज किए गए टू बी अंडरटेकन, एंड फॉर दिस पर्पस जो है टीचिंग ट्रेनिंग एस्टैब्लिश की जाए, चाहे वो इन सर्विस, प्री सर्विस हो, इन बोथ साइंस एंड प्रैक्टिकल स्टडीज। स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्पेशल वंस जिनको भी रिक्वायरमेंट थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।